यूट्यूब चैनल हिंदी लिटरेचर में। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करेगा कि उसको क्वेश्चन कैसे देना है। अब दोस्तों अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1784 ईस्वी के पिट्स अधिनियम का वर्णन कीजिए। अब आपका एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, है ना, 1784, आपको याद रखना है। अब चलिए आंसर पे आते हैं सीधा कि आपको लिखना कैसे है ना। आपको अगर बीए हिस्ट्री की वीडियो चाहिए क्वेश्चंस की, तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं ना। चलिए तो आप सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। 1784 का अधिनियम, जिसको हम पिट इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं ना। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक दोष थे। जब उसे क्रियान्वित किया गया तो वे दोष स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए और शासन में अनेक गड़बड़ियाँ उत्पन्न हुईं। उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो आपने जान लिया कि पिट इंडिया एक्ट क्या था, है ना। अब इसकी हम विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। चलिए, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन तीनों सदस्यों में से एक कंपनी के सैन्य बलों का प्रधान सेनापति था। इस परिवर्तन से गवर्नर जनरल की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। अब चलिए दूसरे पे आते हैं। गवर्नर जनरल एवं परिषद की बम्बई और मद्रास की सरकारों पर नियंत्रण पहले से अधिक कठोर कर दिया गया। उन सरकारों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वे राजस्व तथा युद्ध एवं संधियों के मामलों में गवर्नर जनरल एवं परिषद के नियंत्रण और निरीक्षण में काम करेंगी। चलिए अगले पे आते हैं। भारत में कंपनी के जो अधिकृत क्षेत्र थे, उन्हें पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र नाम दिया गया। चलिए चौथे पॉइंट पर आते हैं। 6 आयुक्तों की एक परिषद, जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, स्थापित की गई। उनमें सरकार का एक मंत्री, राजस्व मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर तथा 4 अन्य सदस्य थे। प्रावधान किया गया कि उन सदस्यों की नियुक्ति क्राउन ताज करेगा और वे उसी से प्रसाद पर्यंत अपने पदों पर कार्य करेंगे। चलिए 5वें पॉइंट पर आते हैं। परिषद को यह भी अधिकार था कि वे निदेशकों की गुप्त समिति के द्वारा कोई आदेश अथवा निर्देश भारत भेज दें और समिति से कहें कि वे उसकी जानकारी अन्य निदेशकों को ना दें। चलिए 6वें पॉइंट पर आते हैं। सैनिक तथा असैनिक संस्थानों में छंटनी या कमी का अधिकार अन्य रूप से निदेशकों को ही होगा। चलिए 7वें पॉइंट पर आते हैं। केंद्रीय परिषद में प्रधान सेनापति का स्थान गवर्नर जनरल के बाद दूसरा था, किंतु गवर्नर जनरल का पद खाली होने तथा नए व्यक्तियों के कार्यभार संभालने के बीच के काल में प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल के पद पर कार्य नहीं कर सकता था। चलिए 8वें पॉइंट पर आते हैं। यदि कोई गवर्नर जनरल एवं परिषद के आदेशों का उल्लंघन करता तो उसे निलंबित भी किया जा सकता है। चलिए 9वें पॉइंट पर आते हैं। गवर्नर जनरल की नियुक्ति में निदेशकों को क्राउन की स्वीकृति लेना आवश्यक था, किंतु गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों तथा गवर्नर एवं उसकी परिषदों की नियुक्ति के लिए इस प्रकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी, किंतु क्राउन को गवर्नर जनरल अथवा किस गवर्नर को वापस बुला लेने का अधिकार था। चलिए 10वें पॉइंट पर आते हैं। बम्बई और मद्रास की सरकारें केवल उसी समय गवर्नर जनरल के आदेश की अवहेलना कर सकती थी जब उन्हें निदेशकों से भिन्न प्रकार के आदेश प्राप्त हुए हों और जिनका गवर्नर जनरल को पता ना हो। ऐसी स्थिति में उन सरकारों को निदेशकों से प्राप्त आदेशों को गवर्नर जनरल एवं परिषद के पास भेजना होगा और वे जैसा उचित समझे आदेश देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके हम कंक्लूजन पर आते हैं। इस प्रकार पिट इंडिया के अधिनियम ने कंपनी के गृह सरकार में दोहरी शासन व्यवस्था, द्वैत शासन की स्थापना कर दी। कंपनी के समस्त कार्यकलापों को 2 भागों में बांट दिया गया। राजनीतिक तथा प्रशासनिक मामलों का प्रबंध बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण परिषद
को सौंप दिया गया और व्यापारिक मामले पूर्णतः निदेशकों के नियंत्रण में रहने दिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।